अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमने समझा अकाउंट मतलब क्या, अकाउंट मतलब एक नेचर की इंफॉर्मेशन एक जगह पे लिखना। सो जहां वो लिखा जाता है उसको बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, फिर अकाउंट के दो साइड क्यों बने, क्योंकि किसी भी अकाउंट पे दो ही इफेक्ट हो सकते हैं, यानी दो इफेक्ट हो सकते हैं। वो दो इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो हमने समझा। फिर वो दो साइड को कुछ तो नाम देना जरूरी था, इसलिए हमने नाम दिया डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया, क्यों किया? बिजनेसमैन, अभी हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग समझ रहे, सो बिजनेसमैन रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। बिजनेसमैन को क्या क्या अकाउंटिंग क्यों कर रहे, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब बिजनेसमैन को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है? एक पहली इंफॉर्मेशन है अमाउंट रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, किस पर्सन से कितने पैसे लेना है और किस पर्सन को कितने पैसे देना है, ये हो गई पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी हो गई वेरियस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके पास में कौन से टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स मतलब दिखने वाले, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब नहीं दिखने वाले, है ना। एसेट मतलब वो चीजें जिन पे हमको राइट है। सो वेरियस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स की उसके कौन से एसेट्स है और उसकी वैल्यूएशन क्या है वो उसको चाहिए रहता है। और तीसरा चाहिए रहता है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, खर्चे कितने हुए और कमाई कितनी हुई, ताकि वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता कर सके। सो बिजनेसमैन को तीन चीजें क्या रिक्वायर होती है? अमाउंट रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, वेरियस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब क्या है, वैसे भी इसके अलावा कोई और चीज हो ही नहीं सकती। दैट्स वाई अकाउंट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप में अकाउंट को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल। मैंने क्या बोला अभी कि इन 3 चीजों के अलावा कोई और अकाउंट का क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकता। आप किसी भी चीज को उठा के देखो, वो ये 3 में कहीं ना कहीं तो बैठेगी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो आप लोगों को लेक्चर पॉज करना है और ये लिख लेना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, आप लोगों ने लेक्चर पॉज किया और ये लिख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है, तो हम लोग वो समझते। क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? रिप्रेजेंट्स पर्सन, किसी पर्सन के बारे में बात करता है पर्सनल अकाउंट। जैसे कि ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये दोनों पर्सन है, सो ये हो गया पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स एनी एसेट और थिंग, कोई चीज जो कि एसेट है हमारा, है ना। एसेट में 2 चीजें, या तो प्रॉपर्टी और थिंग, या तो पर्सन, किसी इंसान से राइट टू रिसीव मेरा मतलब। ठीक है, सो रियल एसेट, रियल बोलते हैं उसको, रियल अकाउंट। जैसे कि कार, कैश, प्रिंटर, ये सब हो गए रियल अकाउंट। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। दिस इज नॉट अ रियल अकाउंट बट अ फिक्टिशियस अकाउंट, मतलब रियली ये कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट इज जस्ट अ फिक्टिशियस अकाउंट, सिर्फ ऐसी नाम पूर्ता बनाया हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जैसे कि अब मुझे बताओ कि हम लोग बोलते हैं हमने रेंट पे किया, तो हम रेंट पे कर रहे मतलब क्या? एक पेपर पे रेंट लिख के दे रहे क्या? अगर हमारा लैंडलॉर्ड है, मतलब जो मकान मालक है, उसको हम लोग ऐसे पेपर पे रेंट लिख के देते क्या कि ये ले भाई रेंट, वो मानेगा क्या वो चीज को? हम लोग क्या देते? हम लोग उसको कैश देते। कैश मतलब मैंने आपको बोला हुआ है, कैश मतलब उसके कुछ भी फॉर्म हो सकता है। इंपॉर्टेंट है हम लोग पेमेंट करते, मतलब कैश दे रहे हम लोग उसको, है ना। सो नॉमिनल, रेंट नाम की रियल में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सैलरी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इंटरेस्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ नाम दिए हुए ताकि हमको नेचर ऑफ एक्सपेंस या नेचर ऑफ इनकम पता चले कि जो एक्सपेंस हुआ है या जो इनकम हुआ है वो क्यों हुआ है। सो ये नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम के अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट।
अभी हम लोग इसको डिटेल में समझते। पहला है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंट्स ऑल द बेनिफिट्स गिवन टू अ पर्सन और रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन। बेनिफिट्स किसी पर्सन को दिए हैं या उससे लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स, एसेट, सर्विसेज और बेनिफिट्स। इसमें पहला है नेचुरल पर्सन अकाउंट, मतलब नेचुरल पर्सन है वो, जैसे कि आकाश, अनीता, सप्लायर, बायर। सप्लायर के ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखा है। अगर हम लोग उधार में माल खरीदते हैं तो हम लोग उनको क्रेडिटर बोलते हैं। अगर हम लोग उधार में माल बेचते हैं तो हम लोग उसको डेटर बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिटर मतलब जिनसे उधार में माल खरीदते हैं, डेटर मतलब जिनको उधार में माल बेचते हैं। अब इसको इजीली याद रख, यानी लॉजिकली भी बताऊंगा मैं थोड़े टाइम बाद, सही टाइम आने पर। इजीली याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं, पहले क्रेडिटर का सी आता है, बाद में डेटर का डी आता है। पहले हम लोग माल खरीदेंगे उधार पे, तभी तो हम लोग उधार पे माल बेच पाएंगे। सो पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं। तो खरीदने, जिससे हम खरीद रहे उसको क्रेडिटर बोलेंगे, जिसको हम बेच रहे उसको डेटर बोलेंगे। सी पहले आता है, डी बाद में आता है। प्रॉपर लॉजिक टाइम पे बताऊंगा, अभी सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, सो जिनसे उधार में माल खरीदते हैं उनको क्रेडिटर बोलते हैं, जिनको उधार में माल बेचते हैं उनको डेटर बोलते हैं। सो ये हो गए नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है, ये लोग नेचुरल पर्सन है। वैसे ही ओनर का अकाउंट जो रहता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कैपिटल अकाउंट और एक ड्राइंग अकाउंट। सो जहां जहां कैपिटल अकाउंट आप पढ़ोगे या ड्राइंग्स अकाउंट आप पढ़ोगे तो वो किसका अकाउंट है, ओनर का अकाउंट। अब ऐसा क्यों किया, हमको ओनर की हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। सो हमको ओनर की इंफॉर्मेशन अलग अलग चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन अलग अलग चाहिए, कि ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस में, वो इंफॉर्मेशन अलग चाहिए, और ओनर बिजनेस में से कितना लेके गया वो इंफॉर्मेशन अलग चाहिए। सो जब ओनर बिजनेस में पैसा या कोई चीज इन्वेस्ट करता है तब उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और जब ओनर बिजनेस में से कोई चीज या कुछ लेके जाता है तब उसको हम ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं, मतलब ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सो ओनर जब इन्वेस्ट करता है तब कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, ओनर जब बिजनेस में से लेके जाता है तब ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज करेंगे। सो कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट ये ओनर का अकाउंट है। ठीक है, ओनर अकाउंट ना बोलते हुए हम कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज करते हैं, मतलब ये दोनों अकाउंट नेचुरल पर्सन अकाउंट है। उसके बाद में है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। बैंक हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई, एओपी बीओआई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पार्टनरशिप मतलब क्या, लॉन्ग टर्म के लिए जब कुछ लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं तब उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। एओपी बीओआई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये कब बोलते हैं, जब एक शॉर्ट पीरियड के लिए लोग मिलके काम करते, कि वो एक ही बिजनेस से रिलेटेड और एक ही, जैसे अगर समझ लो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, सो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया, खत्म, तो वो हमारी पार्टनरशिप खत्म। तो लिमिटेड पीरियड के लिए या एक ही प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टनरशिप होती है उसको एओपी बीओआई बोलते हैं, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, या फिर गवर्नमेंट। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ये क्यों आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ लॉ है। हम लोग लीगली उसको अलग पर्सन ट्रीट करते हैं। मतलब क्या होता है, समझ लो हमारा जो शॉप है, हम अगर शॉप ओपन किया हमने, तो हम लोग क्या करते, शॉप एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराते। जैसे अभी मैं हूं, मैं ओनर हूं वर्नाक्युलर कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड का, है ना। ये क्या है, कंपनी है, उसका शेयर होल्डर हूं मैं ओनर हूं, बट मैंने कंपनीज एक्ट के अंडर उसको, जो वर्नाक्युलर कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसको रजिस्टर कराया हुआ है। सो वर्नाक्युलर कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड ये अलग आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वर्नाक्युलर कोचिंग तो रियल में कोई पर्सन नहीं है। मैं एक रियल में पर्सन हूं, मैं नेचुरल पर्सन हूं, लेकिन इसको लीगली अलग से ट्रीट किया हुआ है कि ये एक पर्सन है। इसके लिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। और ये क्या रहता है, क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ लॉ। हम लोग शॉप एक्ट के अंदर या कंपनीज एक्ट के अंदर या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर या और कोई एक्ट के अंदर ऐसे अलग इनको ट्रीट करते। हमने सीखा था ना, अभी केस स्टडी से समझा था ना, कि ओनर को अलग ट्रीट करेंगे, बिजनेस को अलग ट्रीट करेंगे। सो उसी लाइंस पे है ये, कि हम लोग हमारे बिजनेस को अलग से
मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बिजनेस का और उसको अलग पर्सन ट्रीट करते हैं और उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो रियल में कोई पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन है अंडर एन एक्ट ऑफ लॉ। जैसे गवर्नमेंट है, बैंक है, सो ये क्या हो गई? आर्टिफिशियल पर्सन हो गई है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो अकाउंट। देखो बच्चों, अभी एकदम से नहीं भी समझा, कुछ डाउट रहे, टेंशन मत लो। हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, पैनिक मत हो, टेंशन मत लो, अच्छे से ध्यान दो। और इजी है बहुत कॉन्सेप्ट, हम लोग लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हमने पर्सनल अकाउंट देखा, रियल अकाउंट देखा, नॉमिनल अकाउंट देखा। पर्सनल अकाउंट का एक टाइप देखा नेचुरल पर्सन अकाउंट, दूसरा टाइप देखा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अभी हम लोग तीसरे टाइप पे है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट मतलब क्या? जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स रिसीवेबल। मतलब क्या? लोन टू मृण्मयी अकाउंट, लोन फ्रॉम नेहा अकाउंट। लोन टू मृण्मयी अकाउंट मतलब हमने मृण्मयी को लोन दिया, सो लोन टू मृण्मयी अकाउंट ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि लोन अकाउंट, ये लोन टू मृण्मयी अकाउंट, ये पूरा का पूरा एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से पर्सन को? मृण्मयी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। सो आप लोग अच्छे से ध्यान लेके समझो, और मैं इसके लिए इसमें इतना टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, उसके बाद में लोन फ्रॉम नेहा अकाउंट। सो नेहा से हमको लोन मिला, सो ये क्या कर रहा है? नेहा को, मतलब एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायरेक्टली नेचुरल पर्सन अकाउंट नहीं है। अगर सिर्फ नेहा अकाउंट होता तो वो नेचुरल पर्सन अकाउंट होता, लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? लोन फ्रॉम नेहा अकाउंट। सो नेहा को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू अद्वैत अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू अद्वैत अकाउंट। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल है किसको? अद्वैत को। सो ये क्या कर रहा है? एक पर्सन को, अद्वैत को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन पार्ट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स और थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस। प्रॉपर्टी और एसेट्स और थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने जो ओन किया हुआ प्रॉपर्टी है या थिंग्स है, वो रियल अकाउंट। इसमें दो पार्ट कौन से? पहला है टेंजिबल एसेट, जैसे कि कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, ये सब क्या हुए? दिखने वाले एसेट है, हमारे बिजनेस ने ओन किया हुआ है। जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, या फिर कंप्यूटर हो गया। ये सारी चीजें क्या है? रियल अकाउंट, टेंजिबल। लेकिन हाँ, रियल अकाउंट में टेंजिबल है ये। उसके बाद में इनटेंजिबल एसेट, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ये सारी चीजें हो गई इनटेंजिबल एसेट। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बोला जाता है उसको, IPR बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब अपने दिमाग की से इन्वेंट हुई प्रॉपर्टी। ठीक है, दिमाग यूज करके इन्वेंट करी हुई प्रॉपर्टी, सो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। सो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, सो पेटेंट मतलब क्या? न्यू यूजफुल आइडियाज एंड डिजाइन। ट्रेडमार्क मतलब क्या? ब्रांड्स दैट आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कॉपीराइट मतलब क्या? ओरिजिनल वर्क्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज। और ट्रेड सीक्रेट्स मतलब क्या? सीक्रेट प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। अभी आप लोगों को इसका मैं एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूं पहले।
सो आप लोग क्या लिखोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू बी प्रोटेक्टेड लिखो और ऊपर 4 चीजें लिखो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, और उसी के नीचे लिखो, कॉपीराइट के नीचे लिखो, सॉरी पेटेंट के नीचे न्यू यूजफुल आइडियाज एंड डिजाइन, ट्रेडमार्क के नीचे ब्रांड्स दैट आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कॉपीराइट के नीचे ओरिजिनल वर्क्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज, और ट्रेड सीक्रेट के नीचे सीक्रेट प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। या आप लोग लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और उनके नीचे एग्जाम्पल लिखवा के दूंगा मैं आपको, जिससे आपको वो चीजें याद रहे। ठीक है, पॉज करके लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं एग्जाम्पल्स लिखवाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो पहला क्या है, पेटेंट, न्यू यूजफुल आइडियाज एंड डिजाइन। सो पेटेंट मतलब क्या, आप लोगों ने अगर पैडमैन मूवी देखी है तो उसके अंदर क्या होता है, अक्षय कुमार के नाम पे पेटेंट हो जाती है वो मशीन, अक्षय कुमार के नाम पे पेटेंट हो जाती है, पैड्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन। सो उससे क्या होता है, उसको एक लीगल राइट मिलता है कि बहुत सारी कंपनीज फिर उसको बोलती है कि आपके नाम का पेटेंट हमारे नाम पे कर दो और बदले में हम आपको पैसे देंगे, आप बोलो कितने पैसे चाहिए। सो पेटेंट मतलब क्या, न्यू यूजफुल आइडियाज एंड डिजाइन। सो जो मशीनरीज बनती है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना, पैडमैन में कैसे उसने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखो, बहुत बढ़िया मूवी है और उसमें आपको वो पेटेंट का मतलब और अच्छे से क्लियर होगा। वो प्रॉपरली स्टेप 1, 2, 3, 4 में डिवाइड करता है कि कैसे पैड्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए और फिर वो उसको प्रॉपर एक असेंबल करता है। ठीक है, सो उसने पेटेंट करवा लिया वो चीज, मतलब क्या कि जो मशीनरी है या जो प्रोसेस है उसको अपने नाम पे करवा लिया। सो उसको बोलते हैं पेटेंट करना। वो गवर्नमेंट की उसकी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो अपने को पूरी प्रोसीजर फॉलो करना होता है और उसकी कुछ फीस होती है, वो हमको पे करना होता है। और उसका 5 साल 10 साल ऐसा अलग अलग चीजों का, जो अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनका वेरी करता है कि वो उतने साल तक के वैलिड होता है। ठीक है, सो इसके नीचे लिखो आप लोग, मशीन इन पैडमैन, ब्रैकेट में अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने अपने नाम पे वो मशीन का पेटेंट करवा लिया था। फिर सेकंड है ट्रेडमार्क। ठीक है, सो ट्रेडमार्क मतलब क्या, ये जो आपको वर्नाक्यूलर कोचिंग का लोगो दिखता है उसके आगे देखो आर लिखा है। फिर अगर आप लोग स्टारबक्स का देखोगे, आइडिया का देखोगे या ऐसे कुछ कंपनीज का देखोगे तो कहीं कहीं पे टीएम लिखा होता है और कहीं कहीं पे आर लिखा होता है लोगो के ऊपर, टीएम या आर। सो टीएम मतलब ट्रेडमार्क और आर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सो उसका एक प्रोसेस होता है, पहले ट्रेडमार्क के लिए देना पड़ता है। ठीक है, सो हमने अगर ट्रेडमार्क समझ लो, ये जो अपना वर्नाक्यूलर कोचिंग का लोगो है, सो इसको मैंने क्या किया, ट्रेडमार्क के लिए दिया। और ये क्यों दिया, ताकि वर्नाक्यूलर कोचिंग अब नाम है, अब अपना नाम बन रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये सारी चीजें खरीद रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। सो अगर कोई और मेरा कॉम्पिटिटर वर्नाक्यूलर कोचिंग नाम से ही खोल के अगर बेचने लग जाए और वो मेरी जितनी क्वालिटी ना दे पाए तो क्या होगा, मेरा नाम खराब होगा, है ना, क्योंकि आप लोग तो वर्नाक्यूलर कोचिंग देख के चीजें खरीद रहे हो, कोर्सेस खरीद रहे हो। सो मेरा नाम खराब ना हो या मेरा नाम यूज करके कोई और बंदा बेच ना सके, सो मैंने क्या किया, ये नाम को कॉपीराइट ट्रेडमार्क करवा लिया। जो लोगो है उसको मैंने मेरे नाम पे ट्रेडमार्क करवा लिया। ठीक है, सो ट्रेडमार्क मतलब क्या, जो लोगो होता है उसको हम हमारे नाम पे मतलब लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो ओनर रहता है उसको। ब्रांड्स दैट आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये ब्रांड है वर्नाक्यूलर कोचिंग। सो वो क्या करता है, आइडेंटिफाई सोर्स पता करता है। ठीक है, सो उसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले कुछ फीस पे करनी पड़ती है और ट्रेडमार्क मिलता है। फिर 18 महीने तक मिनिमम, यानी ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने के लिए मिनिमम 18 महीने लगते। सो उसके बाद में क्या होता है कि पूरी कोर्ट केस वगैरह होती है, यानी अगर मतलब समझ लो कि गवर्नमेंट पूरे इंडिया में बोलती है कि ये वर्नाक्यूलर कोचिंग नाम का किसी और का कोई फर्म है क्या, अगर किसी का आया तो फिर वो कोर्ट केस चलती है और वो लंबा प्रोसीजर होता है। और उसके बाद में फिर जो जीतता है उसको रजिस्टर्ड मिल जाता है कि ये अब तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, सो ट्रेडमार्क के नीचे लिखो, जैसे हल्दीराम भी हो गया या फिर स्टारबक्स हो गया या फिर सीसीडी हो गया, ये सब क्या है, ट्रेडमार्क है। ठीक है,
आइडिया ब्रांड हो गया, वर्नाक्यूलर कोचिंग हो गया। सो आप लोग वहां पे लिख लो ट्रेडमार्क के नीचे जो आपने लिखा है ब्रांड्स दैट आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसके नीचे लिख लो एग्जांपल लोगो ऑफ वीसी वर्नाक्यूलर कोचिंग, और आगे लिखो आइडिया, स्टारबक्स, ठीक है। सो ये सबका लोगो, हल्दीराम लिख लो। सो ये सबका लोगो हो गया, तो वो होता है ट्रेडमार्क। उसके बाद में है कॉपीराइट। कॉपीराइट के नीचे क्या लिखा है? ओरिजिनल वर्क्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज, है ना। सो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? ये जो आपको मेरे लेफ्ट में स्लाइड्स दिख रही है, ये सब जो लिख के आ रहा है, या आप आपके नोट्स में जो लिख रहे हो, या जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया हुआ है, वो सब क्या है? कॉपीराइटेड है। मतलब बिना मेरे परमिशन के उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। मतलब नाम में ही दिया है कॉपी करने का राइट, ये मेरे अलावा और किसी के पास में नहीं है। अगर मैं किसी को ऑथराइज करता हूं तो ही वो कॉपी कर पाएगा, अदरवाइज अगर मुझे पता चला किसी ने कुछ कॉपी किया, ये जो लेक्चर्स है वो भी कॉपीराइटेड है, जो वीडियो लेक्चर्स है, अगर किसी ने कॉपी किया तो मैं लीगली उन पे केस कर सकता हूं, ठीक है। सो कॉपीराइट के नीचे आप लोग लिख लो, या फिर जो ऑथर्स होते हैं जो बुक लिखते हैं, सो वो होता है कॉपीराइट करवाया जाता है वो बुक को, या फिर मूवीज के स्क्रिप्ट वगैरह को। सो मतलब क्या कि वो ओरिजिनल वर्क है दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज। ये आपसे मैं आइडियाज मेरी शेयर कर रहा हूं कि अकाउंट्स को इस तरीके से पढ़ाने का आइडिया है मेरा, ये जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सो वो होता है कॉपीराइट। सो नीचे आप लोग लिख लो नोट्स ऑफ वीसी, ठीक है। उसके या फिर नीचे और लिख लो बुक्स का कॉपीराइट होता है बहुत सारे। उसके बाद में फिर ट्रेड सीक्रेट्स है। ट्रेड सीक्रेट मतलब क्या? सीक्रेट प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। सो ट्रेड सीक्रेट के नीचे एग्जांपल लिखो आप लोग, फॉर्मूला ऑफ पेप्सी, कोका कोला। सो वो क्या है? सीक्रेट प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है। मतलब वो जो फॉर्मूला है कोका कोला का, उन्होंने उस पर ट्रेड सीक्रेट्स है वो, तो उन्होंने उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है ताकि वो फॉर्मूला कोई चुरा ना सके। अगर वो फॉर्मूला लीक हो गया तो कोई भी फिर पेप्सी कोका कोला बना लेगा, तो फिर वो कंपनी का नुकसान हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। सो हमने क्या देखा अभी? इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट। और गुडविल मतलब क्या होता है कि हमारा बहुत नाम है लोगों के बीच में, जैसे मैंने हल्दीराम का एग्जांपल दिया था। सो वो होता है गुडविल, ठीक है। सो हम लोग अभी क्या देख रहे थे? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंसेस और इनकम। तो जो हमारे खर्चे है वो एक्सपेंस, जो हमारी कमाई है वो इनकम। सो पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल द बेनिफिट्स गिवन टू अ पर्सन और रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स, एसेट्स, सर्विसेज और बेनिफिट्स। पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट। ए नेचुरल पर्सन अकाउंट, टाइप्स है ये। नेचुरल पर्सन अकाउंट जैसे आकाश, अनीता। बी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, बैंक, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर गवर्नमेंट। और ये क्या होता है? क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ लॉ। फिर सी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी पेएबल्स, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स जैसे कि रिसीवेबल्स। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम मिलना बाकी है तो वो हुआ रिसीवेबल, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पेमेंट करना बाकी है तो वो हुआ पेएबल्स। उसके बाद में था सेकंड रियल अकाउंट, रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स और थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जो बिजनेस ओन करता है वैसी प्रॉपर्टीज और एसेट्स और थिंग्स। सो उसमें था टेंजिबल एसेट जैसे कि कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल। और बी था इनटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट। ये सारी चीजें हो गई इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद में था नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स और प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सो पार्ट ए है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जैसे कि परचेस, रेंट पेड, सैलरी पेड, डिविडेंड पेड, बैड डेट्स, टैक्स, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। परचेस मतलब हम माल खरीद के ला रहे तो वो हमारा खर्चा है। फिर रेंट हम पे कर रहे, सैलरी हम पे कर रहे। डिविडेंड पेड मतलब जो नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, हम लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बदले में हमको प्रॉफिट मिलता है। सो कंपनी के केस में जो
प्रॉफिट बहुत सारे ओनर्स में, ओनर कौन रहते कंपनी के, शेयर होल्डर्स, मतलब वो बहुत सारे लोग मिलके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये हम लोग कंपनी जब पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स तब हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में बैड डेट्स मतलब उधार, बैड डेट्स मतलब वो उधार जो बैड हो गए, मतलब हमारे जो पैसे हमको वसूल करने थे वो डूब गए, ठीक है, सो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। फिर टैक्स पे किया हमने, वो हमारा खर्चा है। लॉस बाय थेफ्ट और फायर, ये हमारा लॉस है, मतलब खर्चा ही है। फिर बी है इनकम्स एंड गेन्स, जैसे कि सेल्स, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, हमने माल बेचा तो हमारी कमाई हुई, हमने रेंट रिसीव किया, सैलरी रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव्ड मतलब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ और बदले में हमको हमारा प्रॉफिट का शेयर मिला, सो उसको बोलेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। हमने किसी को लोन दिया है, हमको इंटरेस्ट मिला, तो वो हो गई हमारी इनकम। तो अभी आप लोग लेक्चर को पॉज करो और ये पूरा लिख लो, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से आपको अब बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने, सो ये सब आप बहुत अच्छे से लिखो और अभी के कुछ आगे के एग्जाम्पल्स में आप लोग इसको देख देख के ही सॉल्व करोगे, मतलब आप इसको रेफर करोगे और सॉल्व करोगे, आंसर लिखोगे, ठीक है। सो आप लोग ये पूरा अच्छे से लिखो एकदम। आपने पॉज करके ये सब लिख लिया अच्छे से, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सो हमने क्या देखा, पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप, एक है नेचुरल पर्सन, एक है आर्टिफिशियल पर्सन और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है, 3 टाइप हो गए पर्सनल अकाउंट के। फिर रियल अकाउंट के 2 टाइप थे, एक था टेंजिबल, एक था इनटेंजिबल। और नॉमिनल अकाउंट के भी 2 टाइप थे, एक था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और दूसरा था इनकम्स एंड गेन्स। सो आप लोग लेक्चर पॉज करो और ये भी लिख लो, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग अब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अब हमारा थियोरी पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग पूरा आगे तक अब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। सो मजा आएगी, आपका एक्साइटमेंट लेवल हाई रखो, हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीजें डिटेल में, अभी आपको समझ ही गया है कितना डिटेल में समझा है। अभी जो लोग ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ चुके हैं वो लोगों को आप पूछिए कि इतना डिटेल में कहीं पढ़ा है क्या उन्होंने। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले और एकदम इजी लगेगा आपको। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, टेंशन मत लो, घबराओ मत, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब।